यूजीसी नेट एग्ज़ाम ने मुझे एलिजिबल बनाया था असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। और देखो 2024 में मैंने अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर किया एंड 2024 में ही आई गॉट जॉब इन अडर 24/7 एंड करेंटली मैं अडर 24/7 में ही एडुकेटर की तरह वर्क कर रही हूँ। तो आखिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कि आपकी लाइफ को बदल सकता है, तो चलिए क्यों ना बात करते हैं हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न, अबाउट एलिजिबिलिटी, अबाउट कि आप अपने सिलेबस को कैसे तरीके से किस तरीके से आपको टैकल करना होता है, कौन से फ्री रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, साथ में आपको कितने मार्क्स का टारगेट बनाकर चलना होता है। देखो टारगेट तो बहुत ज़रूरी है ना, जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे तब आप उन टारगेट को अचीव कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। नाउ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि अभी दिसंबर में उन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया होगा, तो उनका दिसंबर का अटेम्प्ट एज अ ट्रायल बेसिस पर उन्होंने दिया होगा, लेकिन उनका मेन फोकस होगा कि हमें जून वाले के लिए हमें जून में तो हमारा कंफर्म है कि हमें नेट या फिर हमें जेआरएफ क्लियर करना ही करना है। तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी कुछ नई नई चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगी। तो चलिए फटाक से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो देखो जब भी हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे कि क्या है एग्ज़ाम पैटर्न, कितने मार्क्स मिलेंगे, मार्किंग स्कीम क्या होती है, क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखो आपका जो एग्ज़ाम है टोटल आपके पास दो पेपर होते हैं, ओके, और दोनों ही कंपलसरी होते हैं। आपका पेपर 1 जो कि कॉमन होता है, हर एक स्टूडेंट को पेपर 1 करना ही करना होता है। तो पेपर 1 और प्लस में आपका पेपर 2 होता है। पेपर 2 जो कि आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, यानी कि वो इंग्लिश हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट यानी कि जिसमें आपने अपनी मास्टर्स कर रखी है या फिर बैचलर्स कर रखी है, 4 ईयर की बैचलर्स कर रखी है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एज योर पेपर 2 चूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गई पेपर की बात। अब दूसरा आपका जो एग्ज़ाम होता है, आपसे पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 50 क्वेश्चंस को आपको इन 50 क्वेश्चंस के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, आपके पर क्वेश्चन के करेक्ट करने के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल आपका पेपर 1 100 मार्क्स का होता है। वहीं पर ही पेपर 2 जो कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है। दोनों मिलाकर हमारा टोटल पेपर बन जाता है 300 मार्क्स का। अब 300 मार्क्स का पेपर है और इसके लिए आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर। साथ ही टोटल कितना टाइम मिलता है, 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स आपके पास होते हैं इस पूरे हमारे 150 क्वेश्चंस को कवर करने में। आपके पास 180 मिनट्स का टाइम होता है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आपका ये आना चाहिए कि आखिर हमें ये तो पता चल गया, लेकिन हमारा कितने मार्क्स लेकर आए भाई कि जिससे हमारा नेट या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी हमारी क्लियर हो जाए। और नेट, जेआरएफ, पीएचडी ये क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो देखो आपका टारगेट आप कैसे सेट कर सकते हो। टारगेट सेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा लास्ट ईयर कट ऑफ कैसा गया था, उस अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट सेट करना होता है। अब कट ऑफ कैसे पता चलेगा, कट ऑफ आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। और कट ऑफ होता क्या है, कैसे हमारा कट ऑफ डिटरमाइन करता है, तो देखो कट ऑफ हमेशा इस तरीके से निकाला जाता है कि आपका जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो कैसा गया था, उस अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ निकलता है। लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें, यानी कि अगर आपका एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट था तो आपकी जो कट ऑफ है वो कैसी जाएगी, वो लो जाएगी कट ऑफ। लेकिन अगर एग्जाम में इजी से क्वेश्चन आए हैं तब आपकी कट ऑफ क्या जाती है, हाई जाती है आपकी कट ऑफ। तो लेट्स सपोज कि आपका 300 मार्क्स का पेपर है, 300 मार्क्स में से आपकी जो कट ऑफ है हर किसी की अलग अलग निकलती है, यानी कि जेआरएफ के लिए अलग कट ऑफ आएगी, पीएचडी और नेट के लिए अलग कट ऑफ निकलती है, और सिर्फ ओनली पीएचडी के लिए आपकी अलग कट ऑफ निकाली जाती है। ओके, तो कट ऑफ जैसे कि 300 मार्क्स का पेपर है और एग्जाम आपका ओके आया था, नॉट सो डिफिकल्ट, नॉट सो टफ, मॉडरेट लेवल का आया था, तो लेट्स सपोज कि वहाँ पर ये एक फिक्स मार्क्स ये डिसाइड करते हैं कि 300 मार्क्स में से ऐसे बच्चे जो कि 220 मार्क्स लेकर आ रहे होंगे, हम उनको जेआरएफ प्रोवाइड करेंगे।
JRF प्रोवाइड करेंगे, JRF नेट प्लस में PhD, तीनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ये बोलते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके 190 से 200 मार्क्स आ रहे हैं तो हम उनको नेट प्रोवाइड करेंगे, नेट के साथ साथ उनको PhD भी प्रोवाइड करेंगे। देन उससे भी कम मार्क्स जिनके आ रहे होंगे यानी कि 160 से 180 के बीच में, तो उनको सिर्फ और सिर्फ PhD मिलती है, PhD प्रोवाइड की जाती है। तो इस अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आउट होती है। कट ऑफ का आपको कैसे आइडिया मिलेगा, आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है। तो आपको सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है मेरा, तो वहाँ पर चले जाना और टेलीग्राम पर आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको टारगेट सेट करना है कि हमें 300 में से हमें एटलीस्ट इतने मार्क्स लेकर आने हैं, यानी 200 प्लस तो आने ही आने चाहिए, जिससे कि हमारा नेट क्लियर हो जाए। और 200 से और अच्छे मार्क्स लेकर आओगे यानी 220, 230, तब जाकर आपका कितना JRF क्लियर होगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो JRF की या इन सब की बात करते करते ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि JRF क्या है, नेट क्या है, PhD क्या है। समटाइम्स स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक कर देते हैं, जब वो फॉर्म फिलिंग करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नेट ओनली पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन उनको नेट पर और JRF पर और PhD तीनों के ऊपर ही उन्हें क्लिक करना होता है। तो खैर वो तो बात की बात है, बाद में करेंगे। देखो कट ऑफ में हमारी 3 लिस्ट निकलती है, जहाँ पर JRF का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से जूनियर फेलोशिप होती है। ओके, ये जूनियर फेलोशिप होती है, ये किनको प्रोवाइड की जाती है, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि रिसर्च करना चाहते हैं, जो कि रिसर्च में इनरोल होना चाहते हैं, यानी कि PhD करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी PhD करना, यानी कि अगर JRF करने के बाद आप PhD करोगे तो आपको मिलेगा बढ़िया पैसा। यानी JRF क्लियर किया, PhD में इनरोल हुए, तो आपको अप टू 30 से लेकर 40,000 तक, 30 से लेकर 40,000 तक आपको पर मंथ मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ PhD करने के। ओके, तो ये एक फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह आप एलिजिबल तो होते ही होते हो, लेकिन ये एक आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है JRF वाले कैंडिडेट्स को। नाउ नेट की बात करेंगे, तो नेट करा है, नेट अगर क्वालिफाई हुआ है तो ऐसा नहीं है कि नेट क्वालिफाई हुआ तो PhD नहीं कर सकते हो। तो नेट क्वालिफाई होने के बाद भी आप PhD कर सकते हो, PhD में आप एनरोल हो सकते हो और साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगे, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही जगह हो जाते हो। साथ के साथ नेट एक ऐसा, नेट अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपके पास अदर ऑप्शंस रहते हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप लोग HPSC का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप UPPSC का एग्ज़ाम दे सकते हो। जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप दे सकते हो। और इन एग्ज़ाम को देने के लिए नेट, इनकी एलिजिबिलिटी रहती है कि मिनिमम आपने नेट तो क्वालिफाई किया ही हो। तो नेट क्वालिफाई किया है तो आप इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि नेट करने के बाद आप PhD नहीं कर सकते हो, PhD कर सकते हो। और यहाँ पर आपको PhD करने पर आपको कितने पैसे मिलते हैं भाई, मेन तो मुद्दा पैसों का ही है। तो आपको यहाँ पर अगर नेट क्वालिफाई करने के बाद PhD करोगे तब आपको 8 to 10,000 के अराउंड में आपको पर मंथ दिए जाते हैं। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो एक्चुअली में मेरे एक सर हैं, तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया से वो अभी करेंटली PhD कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जामिया JMI में तो 8,000 पर मंथ मिलते हैं PhD करने के, नेट क्वालिफाई करने के बाद। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आप PhD कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाते हैं PhD की बात। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं, सिर्फ PhD के लिए क्वालिफाई हुए हो, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप चाहे तो रीअपेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि PhD कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। PhD क्वालिफाई होने के बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रिसर्च। ओके, रिसर्च प्रोग्राम्स में आप इनरोल कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखना कि जो PhD वाले होते हैं तो आपका कंपटीशन JRF और नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है तो उनके साथ होता है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर थोड़े से कम चांसेस होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल होने के। ओनली PhD अगर क्वालिफाई किया है, ज़्यादा चांसेस आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गई हमारी इन तीनों की बात। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि आखिर हमारा सिलेबस है क्या। तो पेपर 1, जैसे मैंने आपको बोला कि पेपर 1 कॉमन है और हर किसी का सेम रहता है। और
पेपर 1 का सिलेबस क्या है, आपसे यहाँ पर टोटल 10 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 10 यूनिट्स क्या हैं, यानी कि आपके मैथ्स हो गए, डीआई हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल एंड एनवायरनमेंट, ओके, साथ में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सभी यूनिट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ यूनिट थोड़ी सी इजी भी होती हैं, कुछ यूनिट मॉडरेट लेवल की होती है, कुछ यूनिट डिफ़िकल्ट होती हैं। जैसे मैथ्स और डीआई की अगर हम बात करें तो मेरे लिए तो मैथ्स डीआई टफ है, और मेरे लिए बाकी जितने भी यूनिट्स थी वो काफ़ी ईजी रही थी। तो ये आपके ऊपर है, आप जब पढ़ोगे तब आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि आपके लिए कौन सी यूनिट ईजी है और कौन सी यूनिट आपके लिए डिफ़िकल्ट है। तो पेपर 1 के ये सारी यूनिट होते हैं। नाउ सिलेबस मेरे टेलीग्राम पर है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम पेपर 2 का सिलेबस क्या है। पेपर 2 जो कि हम किस में दे सकते हैं, जिसमें भी आपने अपनी बैचलर्स परस्यू कर रहे हो, यानी कि सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स आप परस्यू कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो मास्टर्स के, तो आप एलिजिबल हो, इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। दूसरा, आपने 4 साल की बैचलर्स कर रखी है तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, तो वहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। अब देखो इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस चेक करने के लिए आपको सिंपल जाना है ntaugcnet.com पर, या फिर ntaugcnet सिलेबस आप सर्च करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा। क्या सर्च करना है आपको सर्च करना है ntaugcnet सिलेबस, ओके। जैसे ही ये सर्च करोगे आपको सारे सब्जेक्ट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपके सामने आ जाएगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सब्जेक्ट का सिलेबस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में, कि आखिर कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको हम फॉलो करें। क्योंकि मेरे टाइम पर ये हुआ था कि मैंने 1-2 महीने तो मैं यही कंफ्यूज थी कि भाई कौन से चैनल को फॉलो करूँ। इसको थोड़े टाइम एक चैनल से वीडियो देखी, थोड़े टाइम दूसरे चैनल से वीडियो देखी, और एट द एंड और ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ गई। कैसे कन्फ्यूज़न बढ़ गई कि जो एट द एंड में जब मैं नोट्स देख रही थी तो ये भी नोट्स हैं, वो भी नोट्स हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इट्स बेटर कि आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे चैनल से आप फॉलो करो, जिस भी टीचर का जिसका भी समझ में आता है उसको ही आपको फॉलो करना है, और एंड टाइम तक आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपके लिए ईजी रहता है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फॉलो करना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो फ्री में। पेपर 1 के सारे वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर मेरा था, तो इंग्लिश लिटरेचर के भी आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको इंग्लिश लिटरेचर के सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं। एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को मस्ट है फॉलो कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF, PYQ, सिलेबस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इससे भी बड़ा सवाल, बुक का क्या करें, क्या हमें कोई बुक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं परचेज़ करनी चाहिए। यार देखो, मैंने तो बुक परचेज़ की थी, और बुक में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक ऐसी बुक परचेज़ कर सकते हो जो कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। एक ऐसी बुक कंटेंट भी प्रोवाइड करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे, तो आप परचेज़ कर सकते हो ओसवाल की ये बुक। मैंने ओसवाल की मॉक टेस्ट की बुक भी मेरे पास है, तो मॉक टेस्ट वहाँ से मैंने लगाए थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कंप्यूटर में, फ़ोन में देख कर अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मन भी नहीं करता पढ़ने का। कितनी देरों तक हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में देख सकते हैं। तो इसलिए आप एक बुक परचेज़ कर सकते हो। बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप बुक परचेज़ कर सकते हो। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व PYQ बुक परचेज़ कर लो, या फिर आप पेपर 1 की टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, वो वहाँ पर बुक अवेलेबल है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। और टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड लिखा रहता है, लेकिन वहाँ पर सारी यूनिट्स ही मेंशन होती है, तो डरना नहीं, वो बुक आप परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है, कंटेंट भी उस बुक में मिल जाएगा, प्लस में PYQs भी मिलेगा, सारी चीज़ें आपको उस बुक के अंदर मिल जाएगी। बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से उस बुक को परचेज़ कर सकते हो। आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और सच अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।